कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। नूर मुकद्दम के कातिल के बाप को भी, उसकी वालदा को भी, उसको भी, सब लोगों को ECL में डाल दिया। नूर मुकद्दम के केस के मुल्जिमों को किसी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे। मेरा बस चले तो मैं उसको गोली मार दूं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। नूर मुकद्दम कत्ल केस में बड़े अहम इंकशाफात हुए हैं। मुल्जिम ज़ाहिर जाफ़र ने पहले नूर का रेप किया और फिर उसे शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया, फिर उसे कत्ल किया। जिस्म से रूह के परवाज़ करने के बाद उसने नूर का गला काट कर उसके वजूद से अलग किया। चंद रोज़ पहले ही नाज़रीन इस्लामाबाद की अदालत ने मुल्जिम ज़ाहिर जाफ़र की वालदैन की दरख्वास्त ज़मानत भी खारिज की थी और करार दिया था कि मुल्जिम ज़ाकिर जाफ़र ने कि संगीन नौयत के जुर्म में अपने बेटे की मुआवनत की है। जिसके बाद कल ही वज़ीर दाखिला ने इस केस के तमाम मुल्जिमान का नाम ECL में डालने का ऐलान किया था और इस केस में फ़ोरेंसिक रिपोर्ट में बड़े इंकशाफात हुए हैं। मज़ीद इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है, नईम अशरफ भट्ट सबसे पहले मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। नईम, आपको मैं खुशामदीद, क्योंकि ज़ाहिर जाफ़र का पॉलीग्राफिक टेस्ट, फोरेंसिक रिपोर्ट, उस वीडियो की, ये तमाम चीज़ें लाहौर में हुई थी और यहीं से इसकी रिपोर्ट आनी थी। तो नईम, मज़ीद क्या इंकशाफात हुए हैं फोरेंसिक रिपोर्ट में? जी किरण, पहली बात ये है कि पॉलीग्राफ टेस्ट जो है वो नहीं हो सका था, पुलिस ने वो करवाया नहीं था और गलत खबरें चलवा दी गई थी और ये फिर इस से भी समा नहीं बताया था कि ऐसा कुछ टेस्ट हुआ ही नहीं और गलत चीज़ें चलवाते रहे। पॉलीग्राफ हो जाता तो शायद मज़ीद इंकशाफात, मज़ीद चीज़ें सामने आती। बहरहाल जो 4 टेस्ट करवाए गए उनमें सबसे अहम जो था वो था DNA का बताना था और वो बिल्कुल DNA जो टेस्ट है, वो जो नमूने लिए गए थे वकूआ से, वो उससे बिल्कुल मैच किए हैं। 2 जगह पर जो मुल्ज़म है ज़ाहिर जाफ़र, उसकी 2 जगह पे DNA मैच हुए हैं। एक तो जो उसने कत्ल किया और दूसरा जो रेप उसने कत्ल से पहले किया, जो कि सबसे बड़ा कह लें कि इस रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ। इससे पहले कहीं ये पता नहीं था कि रेप भी हुआ है या नहीं। तो जो रेप का और 2 जगह पे DNA मैच हुआ। दूसरा अहम तरीन है वो फिंगरप्रिंट्स हैं उस चाकू पर के जो इस्तेमाल हुआ मकतूला को कत्ल करने में, वहाँ पर फिंगरप्रिंट्स भी मुल्ज़म ज़ाहिर जाफ़र के ही हैं। तीसरी जो बात थी इसकी वो था कि जो इसके पोस्टमार्टम बताना था कि कितनी देर बाद हुआ, तो वो 12 घंटे पहले उसका मौत हो चुकी थी, कत्ल हो चुका था और 12 घंटे बाद जो है वो पोस्टमार्टम हुआ। और जो 2-3 वीडियोस थी, CCTV वीडियोस जो सामने दूसरी तरफ से जो दूसरे घरों में लगी हुई थी, उनकी फुटेज थी, तो वो भी बताना था कि ये जो नज़र आ रहे हैं अफराद ये वाकई वही हैं। तो वो भी फोरेंसिक ने कंफर्म किया कि जो दो लोग नज़र आ रहे हैं, एक बिल्कुल नूर मुकद्दम ही हैं और दूसरा जो है वो मुल्ज़म ज़ाहिर जाफ़र। और ये चारों चीज़ें फोरेंसिक ने कंफर्म कर दी। अब कोई शक बाकी नहीं रहा। आपको पता है कि पंजाब फोरेंसिक एजेंसी जो है उनका आज तक कभी कोई रिजल्ट के पूरी दुनिया में कहीं चैलेंज नहीं हुआ। इससे ज़्यादा बड़े भी जैसे ज़ैनब केस और बड़े केसेस हैं। आज जो मोटरवे केस है वो भी उन्होंने ही पता लगाया था, उसका आज तक कोई चैलेंज नहीं कर सका और वो बिल्कुल एग्जैक्ट उसके रिजल्ट्स होते हैं। और इसी तरह इसका भी DNA, फिंगरप्रिंट्स और वीडियो में भी यही है और जो DNA एक और जो रेप का है वो भी इसी का है। तो इसलिए अब पहले ही इससे तफ्तीश तो हो रही थी, पकड़ा गया अच्छा था। नहीं, ये जो पॉलीग्राफिक टेस्ट की आपने बात की, फिर ये जो वीडियोस मिली थी, 40 आवर्स की वीडियोस मिली थी, इसकी पूरी फोरेंसिक होनी थी। अब वो तमाम नताइज जो मतलूबा नताइज थे वो तमाम के तमाम मिल गए हैं, बड़े अहम इंकशाफात यहाँ पर हो गए हैं। अब इस केस में क्या रह जाता है, क्योंकि जो मकतूला के वालिद के वकील हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा था कि ये जो फोरेंसिक हो रहा है वीडियोज़ का, ये उनकी समझ से बाहर है और फिर लाहौर में हो रहा है, ये उनकी समझ से बाहर है। लेकिन अब तो वो तमाम मतलूबा नताइज मिल गए हैं, ये कितना अहम होगा और अब रह क्या जाता है फिर इस केस में, क्योंकि इसे ओपन एंड शट केस कहा जा रहा था।
बिल्कुल बड़ा अहम सवाल है किरण। अब बाकी यही रह गया है कि जो शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि उनका बस चले तो फौरन, अब वो सजा ही बाकी रह गई है। और जो कातिल या मुल्ज़म के जो वकील हैं, अगर उनको कुछ समझ नहीं आ रही तो फोरेंसिक वालों ने उन्हें बिल्कुल आज रिपोर्ट देकर समझा दिया है। ये रिपोर्ट अब तक पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस को मिल चुकी होगी। जैसे ही ये कंप्लीट हुई तो समा ने पूरे मुल्क को ये बताया कि फोरेंसिक में मुल्ज़म ज़ाहिर जाफिर जो है वो साबित हुआ है कि फिंगरप्रिंट्स चाकू पर उसके हैं, उसने कत्ल उसी ने किया है और कत्ल से पहले रेप भी हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नईम अशरफ भट्ट साथ मौजूद थे। आगे बढ़ रही हूँ नाज़रीन। लंदन के डॉक्टर्स ने मियां नवाज शरीफ साहब को सफ़र करने से रोक दिया है और ताज़ा तरीन जो मेडिकल रिपोर्ट आज लाहौर हाई कोर्ट में पेश की गई है, जिसके मुताबिक मियां साहब के दिल, गुर्दे और शुगर की बीमारी में भी वो मुब्तला हैं। उन्हें मज़ीद एहतियात की अब ज़रूरत है। डॉक्टर्स ने उन्हें पार्क्स में और रश वाली जगहों पर जाने से भी रोक दिया है। कहा है कि उन्हें अपने अस्पताल के करीब ही रहना चाहिए। अब सोशल मीडिया पर ऑब्वियसली लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या मियां साहब सिर्फ पाकिस्तान वापस ना आने के लिए ही फिर डॉक्टर्स की हिदायत को फॉलो करते हैं, क्योंकि लंदन में तो वो तमाम हिदायत को नज़रअंदाज करते हुए दिखाई देते हैं। इस मेडिकल रिपोर्ट पर नाज़रीन 8 जुलाई की डेट दर्ज है। जो मेडिकल रिपोर्ट हमारे सामने, मैं कुछ देर में आप लोगों को दिखाऊंगी भी। जावेद लतीफ़ साहब मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। मुझे बताइएगा सर, इस मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक मियां साहब का बेहतर हो रहा है, अल्लाह उन्हें सेहत दे। मियां साहब को गए हुए सर 1.5 साल हो गया। क्या अंदाज़ा है डॉक्टर्स का, कब तक वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाएंगे? किरण, पहले तो मुझे ये बताएं कि क्या किसी इंसान के बस में होता है या वो ये बता सकता है कि कब वो बीमार होगा और कब वो सेहतयाब हो जाएगा? ये तो खुदा ने जिसको सेहत देनी है उसकी तौफीक होएगी, उसको अल्लाह सेहतयाब करेगा, उसका कर्म जब होगा। ये मेरा ख्याल मुनासिब नहीं सवाल बनता कि कब कोई बीमार हो जाएगा और कब कोई सेहतयाब हो जाएगा। हाँ, ये बात ज़रूर है कि इलाज हो रहा है, इलाज वो करवा भी रहे हैं, मगर मैं पहले भी अर्ज़ कर, आज फिर ये कह रहा हूँ कि जो हालात हैं पाकिस्तान के, जिस मुश्किल से दो चार है पाकिस्तान, और जिन मुश्किलात की वजह से परेशान होकर नवाज शरीफ की सेहत ख़राब हुई, जिन केसेस की वजह से और जो मूजब चीज़ें बनी उनकी सेहत की खराबी के हवाले से, तो मैं नहीं समझता कि नवाज शरीफ अपनी सेहत को तरजीह देंगे। पाकिस्तान को ज़रूरत इस वक्त उनकी है, और जो इनसे निजात की तहरीक चलने वाली है, जो खराबियां हैं 70 सालों की, उनके हवाले से तो मैं नहीं समझता कि नवाज शरीफ पीछे रहेंगे। सर दुरुस्त फरमा रहे हैं आप, सेहत, जिंदगी, मौत के मामलात सर अल्लाह के हाथ में होते हैं, लेकिन तबीब उम्मीद तो दिलाता है ना। मैं उस उम्मीद के हवाले से आपसे पूछ रही थी कि क्या उम्मीद दिखाई दे रही है मियां साहब के हवाले से? अब सर जो अब हिदायत दी जा रही हैं डॉक्टर्स की तरफ से, जो रिपोर्ट में मैं देख रही थी, पुरहुजूम जगह पर जाने से मियां साहब को मना किया गया है, हॉस्पिटल के करीब वो रहें सर, इस तरह की हिदायत शामिल है। लेकिन जो फुटेजेस आ रही होती हैं, कभी गोल्फ का मैच देखते हुए मियां साहब दिखाई दे रहे हैं, ये मैं आपको दिखा रही हूँ साथ साथ, कभी किसी पुरहुजूम जगह पर गए हुए मिलने के लिए लोगों से। तो सर ये तमाम हिदायत क्या खास तौर पर पाकिस्तान के लिए दी हुई हैं सर? किरण, आप एक चीज़ ज़हन में रखें कि ये आपकी या आप जैसे लोगों की अपनी राय होती है कि किस जगह वो जा रहे हैं, किस जगह नहीं। अल्लाह उनको सेहत दे, और कोई ऐसी कंडीशन में भी नहीं है कि वो चल फिर नहीं सकते, अल्लाह की करमनवाजी है। मगर ये बात आपका कहना कि वो कॉफ़ी शॉप पे क्यों गए, वो कोई खेल देखने के लिए क्यों गए, तो ये कोई पाबंदी थोड़ी है कि कहीं वो जा नहीं सकते। मैंने तो आपको कह दिया कि जो तहरीक चलने वाली है, जो हमें नज़र आ रहा है पाकिस्तान का फ्यूचर, जिस तरह तबाही खुदा न खास्ता इन्होंने करके रख दी है कि नवाज शरीफ इससे अलग थलग रह सकें। नवाज शरीफ इस पाकिस्तान के लिए, इस पाकिस्तानी कौम के लिए, जिन्होंने सर पाकिस्तान में एक टर्म यूज की जाती है कि डॉक्टर ने सख्ती से मना कर दिया है, तो वहाँ पर शायद ये नहीं कहा गया है कि सख्ती से इन हिदायत को फॉलो कर रहे हैं वहाँ के लिए। सर एक और भी चीज़ है इस रिपोर्ट में कि मियाँ साहब को टेंशन नहीं देनी है सर, लेकिन आप ही के लोग मियाँ साहब को किस तरह से टेंशन दे रहे हैं सर, वो ज़रा देखिए, फिर बात कीजिए इस पर। बहस क्यों छिड़ गई? भाई टीवी प्रोग्रामों में भी दाखिल चलना है ना,
अगर ये बहस नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे? अगर मेरी जमात में कोई इख्तलाफ राय है तो मैं उसको हल कर लूंगा, वो मेरा मसला है। अगर राना तनवीर साहब को क्लैरिटी नहीं है, मैं हाजिर हूं, मैं उनकी पार्टी का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूं, मेरे वजीर भी नहीं है, मुझसे पूछ लें जिसको नहीं पता। सर ये टेंशन मियां साहब तक पहुंच रही होंगी। ऑब्वियसली बयानिए में डिस्प्यूट्स हैं और उसके बाद फिर तीसरा गिरोह भी बयानिए में आ गया। सर नहीं, मैं एक बात किरण आपको बताऊं कि जो जमहूरी जमातें होती हैं, पॉलिटिकल जमातें होती हैं, उनके अंदर इस तरह की राय लोग रखते हैं, मगर देखना ये होता है कि उसकी क़यादत क्या मंशूर रखती है, क्या बयानियाँ रखती है। यकीनन फिर लोग उसको फॉलो करते हैं। और जो जमात के अंदर रहते हुए लीडर्स की क़यादत की राय से, क़यादत के फैसले से, फैसले से इख्तलाफ करता है, फिर वो तंजीमी तौर पे फिर वो डिसिप्लिन का तकाजा होता है कि वो जमात में फिर वो अपनी जगह छोड़ देता है या जगह ले ली जाती है। ये नहीं होता कभी कि एक फैसला जमात के अंदर हो जाए तो उसको कोई फॉलो ना करे। हमेशा यही होता है कि जब तक कोई फैसला नहीं होता उस वक्त तक जमहूरी जमातों में अपनी राय हर कोई रखता है। एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ, फिर बात करते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। जावेद लतीफ़ साहब, सर जवाब दीजिए, बयानिए का डिफरेंस आ रहा है फिर से? अभी भी नाज बलोच साहिबा आपको अपना मुख्तलिफ अगर बयान नज़र आ रहे हैं तो फिर नाज बलोच साहिबा मैं क्या कर सकता हूँ? जावेद साहब आपको बासी कह दिया, बदला ले रहे हैं ऑन एयर सर। अच्छा नहीं, अच्छा सॉरी, किरण साहिबा जी किरण नाज साहिबा। अच्छा किरण, बात यह है कि अगर आपको शहबाज शरीफ की गुफ्तगू के बाद अभी भी कोई डाउट है तो फिर मेरा ख्याल है कोई मेरे पास तो कोई हल नहीं है कि आपने सुन लिया कि नवाज शरीफ का बयानिया यही था कि आइन कानून की बालादस्ती, पूरी कौम का बयानिया बन चुका, आइन कानून की बालादस्ती, वोट को इज्जत दो, इसी में पाकिस्तान की भलाई है, वही आज शहबाज शरीफ कह रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब इस पे गुफ्तगू नाज साहबा ख़त्म हो जानी चाहिए। जी सर, पीपल्स पार्टी से इजाज़त ले लेंगे सर वैसे जलसे की? देखें, इससे पहले जब पीपल्स पार्टी पीडीएम में थी तो जिस तरह की उस वक्त मुख्तलिफ सूबों में जलसे होते थे, रैलियां होती थी, जिस तरह की इजाज़त ली जाती थी उस तरह की इजाज़त ले ली जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद लतीफ़ साहब, प्रोग्राम मौजूद थे। आगे बढ़ रही हूँ नाज़रीन। हैदराबाद हेस्को की नाअहली, नालायकी ये उरूज पर है। एक माह के दौरान 2 ट्रांसफार्मर्स फटने के वाक़यात रिपोर्ट हो चुके हैं। सैकड़ों लोग अपनी जानों से जा चुके हैं। इसके बावजूद भी उन्हें होश है कि आकर नहीं दे रहा है। गुज़िश्ता महीने ईद उल अज़हा के दूसरे रोज़ हैदराबाद में एक क़यामत सुग़रा का मंजर था। लतीफ़ाबाद नंबर 8 अकबरी मस्जिद के करीब पूरा इलाका शोलों की लपेट में था। जीते जागते इंसानी जिस्म चंद लम्हों में झुलस कर रह गए थे। ईद के दिन घरों में सफ़े मातम थी और ये सब हुआ इंतज़ामिया की मुबैना गफलत के बाइस। एक ट्रांसफार्मर जिसके खुद डिप्टी कमिश्नर की रिपोर्ट के मुताबिक गलत जगह से मेंटेनेंस करवाई गई है और उसे उस इलाके में लगाया गया है। लोग शिकायत करते रहे, हेस्को के अमले ने उनकी एक भी नहीं सुनी और फिर ज़ोरदार धमाका हुआ, ट्रांसफार्मर फट गया। एक हेस्को एहलकार समेत 10 अफराद जान से गए, 22 लोग शदीद ज़ख्मी हुए हैं। जो चले गए उनके घरों पर क्या कोहराम बपा है और जो बच गए हैं वो इस वक्त किस अजियत में मुब्तला हैं। हमारे रिपोर्टर इम्तियाज़ अली, उन्होंने खुसूसी रिपोर्ट बनाई है 7 से 8 के लिए, दिखाती हूँ आपको। ये
ये ट्रांसफार्मर चांद रात को जो है वो लगाया गया था, मगर ट्रांसफार्मर में जो है एक इशू आ रहा था। अहले इलाका ने वो कंप्लेन भी की थी। हेस्को के 4 मुलाजमीन आए और उसकी जो है वो मरम्मत कर रहे थे। दौरान मरम्मत जब ट्रांसफार्मर ने धमाका दे दिया तो वो 4 हेस्को के एहलकार जो मुलाजमीन थे वो तो जख्मी हुए मगर उसके साथ साथ इस ट्रांसफार्मर की आग और निकलने वाले गर्म आयल ने जो है वो 18 जहां के इलाके मकीनों को भी अपनी लपेट में ले लिया। इस वक्त हमारे साथ खालिद मौजूद हैं जो उस वक्त यहाँ पर मौजूद थे और हेस्को वालों को मना भी कर रहे थे कि ये ट्रांसफार्मर यहाँ पे मत लगाएं, इसको उतार के लेके जाएं। क्या हुआ था, कैसे कहा था? देखें, तमाम पूरा महल्ला यहाँ पर मौजूद था उस टाइम जब ये ट्रांसफार्मर लगा रहे थे, तो सबने यही कहा कि यार इसमें से ऑयल टपक रहा था तो ये ना लगाए। तो उस पर जवाब हमें ये दिया गया कि यार आप इंजीनियर को ही हो। भी अपने भाई के साथ ही यहाँ खड़ा था, तो इतने में मेरे साथ जो खाले जमा कर रहा था उनने बोला आया वहाँ से खाल लेके आ जाए मस्जिद की। मैं सिर्फ यहाँ से कोई 15-20 कदम आगे बढ़ा हूँ और पीछे मुड़ के देखा तो एक खौफनाक वाक़या, धमाका, आग ही आग थी चारों तरफ, जिसमें मेरा खुद का भाई भी शहीद हुआ। जैसे लाइट ऑन कराई है बस एक क़यामत का मंजर था इधर। यह हाथ उन्हें लेके भागे, उठा के आगे बुझाएंगे अपने हाथ से। सिविल के अंदर वो पुरसाने हाल कुछ भी नहीं था। हमारे प्यारे, मेरा भाई, मेरे दोस्त सारे ज़मीन के अंदर कम से कम 1.5 से 2 घंटे तक तड़पे हैं। हमारी अपील यही है कि सिविल के अंदर भी जो फंड आ रहा है, जो इनको तनख्वाहें मिल रही हैं, वो किस चीज़ की मिल रही हैं। जब हम कराची लेके पहुँचे, हमारे 4.5-5 घंटे जो ख़राब हुए, डॉक्टरों ने हमें सिविल के कराची के उन्होंने बोला कि जो आपने टाइम ख़राब करा ये बहुत गलत टाइम ख़राब करा। सिविल के जो सीपर थे ना उन्होंने हमें इतने बड़े बड़े किरमों के डब्बे दे दिए थे, कहा था इनके ये मलो। हमने अपने हाथों से अपने भाइयों की किरमें लगाई हैं, पर हमें कराची के डॉक्टर ने बोला कि इनको ऐसे किरमें नहीं लगती हैं, ये वाश होते हैं। अब हमें तो पता नहीं है, तो डॉक्टरों का काम है। पर सिविल के अंदर जो हमें ट्रीटमेंट जो सीपरों ने दिया उस वक्त हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा था कि हम करें क्या। साउंड का काम करते थे, मजदूरी मिल जाती थी, मजदूरी करते थे। गरीब इंसान कहाँ से पूरा करे। ट्रांसफार्मर रखते थे तो सब जाते थे, देखते थे, मगर ऐसा हादसा कभी जिंदगी में कहीं नहीं सुना होगा आपने भी। ऐसा लग रहा उसके अंदर बम डाल के लाए, इतने बड़े बड़े गोले थे, कैसे निकल रहे थे कि देख के कलेजा फट रहा है। तो इंसानों का क्या हाल होगा। मान के गए थे कि कलेजी पका के रखें भाभी, मैं अभी आ रहा हूँ। मगर हमें कुछ नहीं पता था, हमें ये भी नहीं पता था कि हमारा नौमान भी उसी में है। वहाँ जाके देखा तो कोहराम मचा, मैं खुद गई, मगर बहुत बुरा हाल था, देखा नहीं जा रहा था किसी का भी, छोटे छोटे बच्चे। वह बोल रहे थे अम्मी दिल चाह रहा तुम्हें देखता रहो। मेरा नौमान हाथ जोड़ के मैंने बोला नौमान कि हाथ जोड़ के अली नौमान ऐसा सदमा नहीं सुनाओ, ऐसी बात नहीं करो, मेरा दिल बहुत दुख रहा है, ये बात नहीं करो, अब तो ताकत भी नहीं है। तार वगैरह लगा रहे थे, इन्होंने तार वगैरह लगा के मेरे को मना भी करा था, पहले लीक करा था पहले ही ये नीचे से। तो उसके बाद जो है तार वगैरह लगाए, इसी में बस लाइट देखने की नहीं आ रही थी, में धमाका हो गया। अफरा तफरी का आलम था, देखा ही नहीं जा रहा था, ऐसी हालत सबकी, पता ही नहीं चल रहा था कहाँ कौन भाग रहा है, कहाँ किसको जाना है, ऐसा आलम था। दीवारों में टक्कर मार रहे थे लोग। बस अल्लाह करना कि मेरी खुशनसीबी कह लें कि मेरे अंदर आग नहीं लगी, सिर्फ मेरे आयल आया था। इतनी मैयतें उठी हैं तो हेस्को के जो अफसरान हैं या हेस्को के जो चीफ हैं वही जो है असल जिम्मेदार हैं इस बाकी के। हाँ बिल्कुल वही जिम्मेदार हैं, और जो उस टाइम पे इंचार्ज थे वहाँ पे जो लगवा रहे थे वो ज़्यादा हैं। उसमें एक फ़ारूक है और एक अशफाक है जो एलएस है वहाँ का, वो तो जगह वो अपनी तस्वीरें बनवा रहा था खड़ा खड़ा, कभी इसके साथ कभी उसके साथ। उसको भी कहा कि भाई इसमें से आयल टपक रहा, तो उसने कहा नहीं ठीक है कोई मसला नहीं है,
ये वर्कशॉप में रखे हुए होते हैं, इस वजह से आयल टपक रहा है इसमें से, ये लीक नहीं है। उसने भी यही कहा, और जब लाइन खुलवाई तो उन्होंने खुद दूर जाके खुलवाई लाइन, और लाइन खुलवाते ही 10 सेकंड मुश्किल से हुए होंगे और वो उसके अंदर ब्लास्ट हो गया। हादसे में 9 जनाजे उठ चुके हैं। उन जनाजों में एक ऐसा भी जनाजा फराज का था जो कि अपने घर का जो है वाहिद कफील होने के साथ साथ 6 बहनों का इकलौता भाई भी था, जिसका वालिद साहब आज से तकरीबन 1.5 साल कबल इंतकाल कर गया था। ईद का दूसरा दिन था, घर में लोग आ रहे थे जा रहे थे, सब लोग बाहर चले गए। मैं परेशान हो रही थी, मतलब वो नजर नहीं आ रहा है। फोन करा तो घर पे मोबाइल घर पे ही रखा हुआ था। हम लोग सारे में ढूंढ रहे हैं। फिर उसके बाद खबर दी किसी ने कि वो भी जलाएगा, तो हम लोग फौरन यहाँ से सब सिविल हॉस्पिटल गए, लेकिन वहाँ पे कोई देखभाल नहीं थी, कुछ भी नहीं था। समझ ले वहाँ तो बेयारो मददगार पड़े हुए थे। उन सबको कराची भेज दिया कि आप लोग सब कराची चले जाओ, सिविल चले जाओ। हाथ पैर उसके चल गए थे, चेहरे पे भी उसके आया था। फिर उसने बताया कि मैं वहाँ खड़ा हुआ था, हम पेटिस खा रहे थे, तो एकदम से ना जब ट्रांसफार्मर फटा तो जहाँ जहाँ ऑयल, गरम ऑयल था, हम लोगों पे गिरा, वहाँ आग लग गई। और आग लगने के साथ हम भागे, हमने शर्टें उतार के फेंकी हैं, तो हमने ज़मीन पे लोटियाँ लगाई, मट्टी में हमने लोटे हैं, तब जाके हमारी ये आग बुझी है। और लेकिन हमारी जलन इतनी हो रही थी। कराची में उसका ट्रीटमेंट हुआ, लेकिन शायद उसकी ज़िंदगी नहीं थी। बहुत खुश था अपनी शादी के लिए। रोज़ मुझसे कहता था, अम्मी आपने ये करवाना है, आपने ये करवाना है। आपकी 6 बेटियां ना, बेटा तो मैं एक ही हूँ ना, और तो बेटे नहीं है ना। जब उसके पापा की डेथ हुई थी ना, तभी कह रहा था, अम्मी मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। काश यहाँ पर होते, मैं उनको अपनी सांसें दे देती। मैं अल्लाह से बोल रही हूँ, अल्लाह पाक मेरी सांसें ले लेते, लेकिन उनको जिंदा छोड़ देते। मुझे अपनी माँ को देख के बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत बर्दाश्त करके बैठी हुई हूँ कि उनका एक वही सहारा था। बहुत बर्दाश्त किया हुआ अपनी माँ की वजह से ना, बस ये सिर्फ हेस्को की लापरवाही की वजह से मेरे भाई अपनी जान से बेटा। सिर्फ इसमें हेस्को का अमला ही जिम्मेदार है या फिर वो भी जिम्मेदार हैं जो हर जगह बैठते हैं, उठते हैं और कहते हैं, दावे करते फिरते हैं कि सिंध की सेहत की सहूलियात सबसे अच्छी हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है कि ये जले हुए लोग, इंसान, इनको जब हॉस्पिटल लेकर गए तो वहाँ पर डॉक्टर्स मौजूद नहीं थे। खाकरोब वो बॉडी पर क्रीम्स लगा रहे हैं, जो भी क्रीम उनको मिली रखी हुई वो उन्होंने लगा दी। और फिर जब कराची लेकर आए तो वहाँ पर डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ये तो क्रीम जले हुए पेशेंट्स को लगानी ही नहीं थी, जिसकी वजह से मामलात केस और बिगड़े और कुछ लोग अपनी जानों से तक हाथ धो बैठे। जिन लोगों की मैं बात कर रही हूँ उनके चेहरे आपको दिखाती हूँ, उनके दावे आपको सुनवाती हूँ कि वो किस तरह से कहाँ कहाँ जा जाकर दावे करते रहे हैं कि आप हमें वोट दीजिए, हम आपको सेहत की ऐसी सहूलियात देंगे जैसे हम सिंध में देते हैं। माफ़ कर दें इन सहूलियात से। देखिए ज़रा, हेल्थ मिनिस्टर है सिंध का सबसे मेहनती वज़ीर है, और जितना मेहनत डॉक्टर अज़रा साहिबा करती है, अल्हम्दुलिल्लाह एक फील्ड में तो मैं यूरोप से भी आके हूँ, हॉस्पिटल में, हेल्थ में, और वो अस्पताल जो लोग घूम के जाते हैं, देख के जाते हैं बाहर के लोग, तो कहते हैं ऐसी अस्पताल तो अमेरिका में बहुत थोड़ी है। खुर्शीद शाह साहब सेहत में अपने आप को यूरोप से आगे समझते हैं, इस खित्ते को, सिंध को यूरोप से आगे समझते हैं। शायद वहाँ पर इस तरह के हुक्मरान होते, ऐसे वाक़यात होते तो शायद अब तक अपनी सीट्स पर तो ना होते, लेकिन ये ताहाल बराजमान भी हैं। और मुझे याद नहीं पड़ता कि इस वाक़े के बाद अभी तक सिंध के हुक्मरानों में से किसी की कोई आवाज़ आई हो, या किसी ने इस पर मजम्मत की हो, या किसी ने इस पर तकलीफ़ का एहसास किया हो। पीपल्स पार्टी के दावे क्या रहे हैं और सेहत की सहूलियात क्या हैं, आई थिंक हेस्को के इस गफलत नाअहली के इस वाक़े के बाद कुछ और कहने की ज़रूरत नहीं बचती है। मुलाकात होगी कल, आपसे अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद।